अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ बोन्स। तो बोन्स के डेवलपमेंट के प्रोसेस को ऑस्टियोजेनेसिस कहते हैं और हमें पता है कि जो एम्ब्रियोजेनेसिस होती है उसमें पहले मेम्ब्रेन्स बनती है और कार्टिलेज बनते हैं और देन उसमें ऑसिफिकेशन होती है और हमारे पास बोन्स बनती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है इंट्रामेम्ब्रेनस ऑस्टियोजेनेसिस। इसमें क्या होगा कि मेम्ब्रेन्स में ऑसिफिकेशन होगी और बोन्स बनेंगी, ठीक है, जिनको हम मेम्ब्रेन बोन्स भी बोलते हैं। तो ये जो 4 टर्म्स है तकरीबन ये टॉपिक इन्हीं के गिर्द घूम रहे हैं। तो मेसेनकाइम क्या होता है कि इमेच्योर एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि मेम्ब्रेन्स बनाता है और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ऑस्टियोब्लास्ट जो कि बोन फॉर्मिंग सेल्स है। तो सबसे पहले ये ऑस्टियोब्लास्ट अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स बनाएंगे। आपको पता है ना कि बोन मिनरलाइज्ड होती है, तो ये पहले अनमिनरलाइज्ड बनाएगा, तो उसको अनमिनरलाइज्ड बोन मैट्रिक्स को ऑस्टोइड कहेंगे और उस ऑस्टोइड में मिनरलाइजेशन होगी कैल्शियम फॉस्फेट क्रिस्टल्स के थ्रू और इस मिनरलाइजेशन के प्रोसेस को करवाएगा एंजाइम अल्काइन फोस्फेटेस। इस तरह मेम्ब्रेन्स में ऑसिफिकेशन होगी और इसके एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती हैं फ्लैट बोन्स, इसके अलावा फेस की जो बोन्स होती हैं और इसके अलावा क्लेविकल। नेक्स्ट है इंट्राकार्टिलेजिनस ऑस्टियोजेनेसिस। तो इसमें क्या होगा कि सबसे पहले बोन फॉर्मेशन के दौरान एक कार्टिलेजिनस मॉडल ऑफ बोन बनेगा और देन उसके सेंटर में प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनेगा और उसमें ऑसिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो नेक्स्ट फिर एंड्स पर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनेंगे और वहाँ पर मजीद बोन की ऑसिफिकेशन होगी और एपिफाइसिस और डायफाइसिस वगैरह बनेंगे, ठीक है। अब ये जो एंड्स पर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन है ये एक ही वक्त में अपेयर नहीं होंगे। अगर फॉर एग्जांपल बोन के लोअर एंड पर पहले सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बना है तो बोन के अपर एंड पर कुछ महीनों बाद या सालों बाद सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बनेगा। तो इस तरह से बोन की ग्रोथ का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। और इस एंडोकॉन्ड्रियल ऑस्टियोजेनेसिस में जो हाइलन कार्टिलेज होता है वो बोन में कन्वर्ट नहीं होगा बल्कि पूरा का पूरा रिप्लेस होगा। मैं आपको इसकी डायग्राम दिखाती हूँ। बोन ग्रोथ एंड रीमॉडलिंग। तो बट के बाद भी कुछ बोन्स की फॉर्मेशन अभी इनकम्प्लीट होती है, जैसे इंटरमेम्ब्रेनस बोन्स में स्कल की बोन्स हो गई और इस तरह एंडोकॉन्ड्रियल बोन्स में जैसे डायफाइसिस और एपिफाइसिस के दरमियान एक एपिफिजियल कार्टिलेज होता है और उसमें जो बोन की डेवलपमेंट है वो आफ्टर बर्थ होती है। इसी तरह कुछ कार्टिलेज आर्टिकुलर सर्फेसेस पे मौजूद होता है लुब्रिकेशन के लिए। तो क्या होता है कि जो ऑस्टियोब्लास्ट होते हैं पेरिओस्टियम में मौजूद होते हैं वो बोन का डायमीटर इंक्रीज करते हैं आफ्टर बर्थ और जो ये कार्टिलेज की बोन्स कार्टिलेज होता है उसमें जो ऑसिफिकेशन होगी वो बोन की लेंथ इंक्रीज करती है। देन क्या होगा कि एक सर्टेन ग्रोथ के बाद बोन रिजॉर्बिंग सेल्स उस एपिफाइसिस को रोक देंगे और इसको हम बोलेंगे क्लोजर ऑफ एपिफाइसिस। नेक्स्ट है रूल ऑफ ऑसिफिकेशन। इसमें क्या है कि बोन का लॉन्ग बोन का वो एंड जिसमें सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन पहले हुई थी, मतलब 2 एंड्स होंगे ना नॉर्मली अगर देखा जाए तो, एक अपर एंड और एक लोअर एंड। तो सपोज अगर अपर एंड में पहले सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन हुआ है तो वो डायफाइसिस के साथ बाद में फ्यूज़ करेगा, पहले वो वाला एंड डायफाइसिस के साथ फ्यूज़ करेगा जिसमें सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बाद में पेयर हुआ है, ठीक है। तो और इन जिसमें ग्रोथ होगी यानी कि जो पहले फ्यूज़ करेगा डायफाइसिस के साथ तो उसका हम कहेंगे ग्रोइंग एंड ऑफ हाइपोथिसिस। इसके एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है कि अपर लिम्ब में क्या होता है कि जो अपर एंड ऑफ ह्यूमरस है और लोअर एंड ऑफ अल्ना ये ग्रोइंग एंड्स हैं, ठीक है। और लोअर लिम्ब में क्या है कि जो अपर एंड ऑफ टिबिया है और लोअर एंड ऑफ फीमर है ये ग्रोइंग एंड्स है, यानी कि ये वो ग्रोइंग एंड्स का मतलब है कि जहाँ पर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन बाद में पेयर होगा और ये पहले फ्यूज़ हो जाएंगे डायफाइसिस के साथ। तो न्यूट्रिएंट फॉर्मेना जो होता है वो ग्रोइंग एंड से अवे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अब अपर लिम्ब में क्या है कि ह्यूमरस में अपर एंड पर ग्रोइंग एंड है, तो जो न्यूट्रिएंट फॉर्मेना है वो डाउनवर्ड रन करेगा, जबकि अल्ना में क्या है कि जो ग्रोइंग एंड है वो लोअर एंड पे मौजूद है, तो जो न्यूट्रिएंट फॉर्मेना होगा वो अपवर्ड मूव करेगा। सेम इसी तरह फीमर और टिबिया में होगा। नेक्स्ट जो फिब्यूला है वो इस रूल ऑफ ऑसिफिकेशन को वायलेट करता है। उसमें क्या होता है कि जो जहाँ सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन पहले अपेयर हुआ था वही एंड सबसे पहले डायफाइसिस के साथ फ्यूज़ कर जाएगा। हालांकि होना क्या चाहिए था कि जहाँ सेकेंडरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन पहले अपेयर हुआ है उस एंड को बाद में फ्यूज़ करना चाहिए था। तो इस वजह से फिब्यूला वायलेट्स द रूल ऑफ ऑसिफिकेशन।